अगर आपको या आपके घर के किसी सदस्य को हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, यानी थायराइड ज़रूरत से कम काम करता है, तो फिर यह सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाओं से हाइपोथायराइडिज्म का इलाज करते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और जैसा कि आप जान चुके हैं, इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म पे। हम जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इससे शरीर में क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म का इलाज आयुर्वेद की दवाइयों से कैसे करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे गले में यहाँ ये जो वॉइस बॉक्स होता है उसके सामने एक ग्रंथि होती है, एच टाइप होती है। ओके, इस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड ग्लैंड, और इसका एक ही काम है सबसे बड़ा, और वो काम है कि ये थायराइड के हार्मोन्स बनाता है। दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। T4 का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने, थायरॉक्सिन। लेकिन जो T3 है उसका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, बड़ा है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ओके, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये शरीर के हर एक सेल में जाते हैं, और जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उनको सेल के अंदर तोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, और वो सब जो खाया होता है वो आगे कंज्यूम हो जाता है, कहीं इकट्ठा नहीं होता है। ये आमतौर पर इन थायराइड हार्मोन्स के T3 T4 के काम होते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से T3 T4 ज़रूरत से कम बन रहे हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हम खाते हैं वो सेल के अंदर जाके टूटेंगे नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये शरीर में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे दो बड़े काम होते हैं, दो तीन। पहला, उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को जिसका थायराइड कम काम कर रहा है, उसको कमज़ोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, आलस रहेगा, सुस्ती रहेगी, इस तरह से एक बात होगी। दूसरा क्या होगा, उसका शरीर धीरे धीरे ना फूलना शुरू होगा, मोटा होना शुरू होगा, शरीर के अंदर फैट जमा होती है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है उसे ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि एनर्जी तो उस तरह से बन नहीं रही, गर्मी नहीं बन रही। ओके, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। भूख आमतौर पर कम लगती है, और जैसे मैंने कहा कि आदमी आलसी हो जाता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, डल होने लगता है, जो एक शार्पनेस होती है ना माइंड की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, बैठे रहो बैठे रहो, इस तरह से। नींद बहुत आती है, दिन में भी नींद आती रहती है, ये सब होता है। और महिलाओं को इससे ज़्यादातर क्या होता है कि पीरियड्स हैवी आते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन के समय पे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ओके, और भी बहुत कुछ होता है, बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब ये किसी को हो जाए, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। एक तो जो अभी अभी मैंने बताया कि ये सब कुछ उस व्यक्ति को होता है जिसका थायराइड कम काम कर रहा है, बाल भी गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, स्किन थोड़ी थोड़ी रफ होने लगती है, और इस तरह की बहुत सारी, पूरे शरीर में दर्द होने लगती हैं, और बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको तत्काल क्या करना चाहिए, आपको उस पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड प्रोफाइल में तीन चीज़ें देखी जाती हैं, T3, T4 और TSH। T3 T4 तो समझ में आ गया। TSH क्या होता है, TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये आता कहाँ से है, थायराइड नहीं बनाता है, ये दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से बन के थायराइड में आता है, ब्लड में आता है, फिर थायराइड को उत्तेजित करता है कि तुम T3 T4 बनाओ। ठीक है,
लेकिन अब होता क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे आम लोग भी हमें फ़ोन करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कौन सा थायराइड है। तो होगा क्या कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट का जब आप थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो उसमें T3 T4 शुरू में नॉर्मल होते हैं, कम नहीं हुए होते, लेकिन TSH बढ़ जाता है जो पिट्यूटरी से आता है। तो ये याद रखिए, बढ़ा हुआ TSH देख के आपने ये नहीं कहना है कि हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, ओवर एक्टिव थायराइड है। नो नो नो, TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 नॉर्मल है या कम है, इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसको जान लीजिए। ओके, तो डायग्नोसिस तो हो गया, कंफर्म हो गया कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। और आम तौर पर डॉक्टर्स इतना ही कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल करवा लिया, TSH बढ़ा हुआ आया, T3 T4 नॉर्मल है या कम है, तो स्टार्ट कर दिया। एलोपैथिक डॉक्टर क्या करेंगे, थायरॉक्सिन दे देंगे, 25 स्टार्ट करेंगे या 50 करेंगे, 100 करेंगे, जितना उनको ठीक लगता है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स अपनी दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, डॉक्टर्स और मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, ये पूरा डायग्नोसिस नहीं है। फिर बोलता हूँ, केवल थायराइड प्रोफाइल के आधार पे हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोसिस कर लेना पूरा डायग्नोसिस नहीं है, ये अधूरा डायग्नोसिस है। अब आप पूछेंगे कि पूरा डायग्नोसिस क्या है। पूरा डायग्नोसिस ये है कि पेशेंट के 2 टेस्ट आपको और कराने हैं। एक कराना है NT-TPO और एक कराना है NT-TG। ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में। यानी ये कुछ चीज़ें होती हैं, डॉक्टर्स आपको तो पता ही होगा, नहीं तो इसके बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लड में 2 प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर ये बढ़ी हुई हैं तो फिर डायग्नोसिस सही माना जाएगा। और वो क्या डायग्नोसिस होगा, ज़्यादातर लोगों में, खास करके महिलाओं में, भारत में, दुनिया में हर जगह, लेकिन भारत में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम, वही थायराइड को अटैक करता है, उसे डैमेज करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। तो जब थायराइड में सूजन होती है उसे कहते हैं थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस यानी थायराइड में सूजन है। क्यों है? क्योंकि बॉडी के अपने ही डिफेंस सिस्टम ने थायराइड को अटैक किया है। तो हो गया ऑटो इम्यून, इम्यून सिस्टम क्या होता है? डिफेंस सिस्टम। तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गई। भारत में या पूरे विश्व में, विशेषकर महिलाओं में, हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा कारण ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है। और अगर आप इसे बिना जाने केवल थायरॉक्सिन दिए जा रहे हैं तो आपको इतना तो एहसास हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है हाइपोथायराइडिज्म का? ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण थायराइड में डैमेज हो रहा है, सूजन हो रही है। उसको तो आप कुछ कर नहीं रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और आप सीधे जो जिस चीज़ की कमी है थायरॉक्सिन की वो दिए जा रहे हैं। तो ये इनकम्प्लीट डायग्नोसिस है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है, और डॉक्टर साहब को भी इस बात का एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारे पेशेंट्स को भी होगा, आमतौर पर डॉक्टर्स जो हैं थायराइड प्रोफाइल के आधार पे थायरॉक्सिन देना शुरू कर देते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स। और मुझे आयुर्वेद के डॉक्टर्स पूछते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ, जब बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स थायराइड प्रोफाइल के आधार पे ही वो थायरॉक्सिन शुरू कर देते हैं, तो आप कहाँ से आ गए इतने बड़े डॉक्टर ये बताने के लिए कि NT-TP और NT-TG ज़रूर कराना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं इसका उत्तर देता हूँ। एलोपैथी में तो NT-TPO बढ़ा हुआ, NT-TG बढ़ा हुआ, उनको तो इसका इलाज तो करना नहीं है, क्योंकि सही माने में जो एक अच्छा इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट हो, इसके लिए
इन दोनों के लिए, या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के लिए, जिसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं, जब उनके पास इलाज ही नहीं है तो क्या करेंगे वो? बस वो सीधा थायरॉक्सिन पे आ जाते हैं, जो अपनी जगह ठीक है, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, जो ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में जब हमारे पास ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में दे सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, तो हम काहे कोई डायग्नोसिस नहीं करें? इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है डॉक्टर्स, जहां आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर, उनसे एक कदम और आगे जाना पड़ेगा और आपको हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोसिस बिल्कुल पिन पॉइंट करना पड़ेगा। और आप देखिएगा काफ़ी सारे पेशेंट्स में एंटी टीपीओ या एंटी टीजी या ये दोनों बढ़े होते हैं। तो अब इसके आधार पे आपको ट्रीटमेंट करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड कम काम कर रहा है, यानी T3 T4 कम बना रहा है, और इसके कारण ही उसका जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो है TSH बढ़ा जा रहा है। तो आपको करना क्या है? थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली दवाई देनी है, सीधी बात हो गई। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि ऐसी दवाई दीजिए जिससे थायराइड एक्टिवेट हो जाए, सक्रिय हो जाए और ज़्यादा T3 T4 बनाए। दूसरी तरफ आपको ऐसी दवाइयाँ देनी हैं, अगर पेशेंट का एंटी टीपीओ और एंटी टीजी बढ़ा है तो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना है, तो आपको इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन्स देनी है जिससे कि वो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और थायराइड में डैमेज कर रहा है वो ना करे। दो ही चीज़ें हुई ना। ओके, अब मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ। थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए 3-4 दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 दवाई है गुग्गलो, ठीक है। नंबर 2 दवाई है भल्लातक। नंबर 3 दवाई है ब्राह्मी। नंबर 4 दवाई है रक्त मरीच, क्या होती है, लाल मिर्च। और नंबर 5 दवाई है गंडीर। ये वो दवाइयाँ हैं, ये वो औषधियाँ हैं जो किसी भी कारण से अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो ये उसे उत्तेजित करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और T3 T4 ज़्यादा बनवाएंगे तो थायरोस्टिमुलेंट होगी। अब इनको देना कैसे है? गुग्गलो, हाँ एक दवाई भूल गया, सॉरी, कांचनार भी यही काम करती है। तो एक तो तरीका ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स कांचनार गुग्गलो देते हैं। बात सही है, देना चाहिए, लेकिन गलती कहाँ होती है, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? एक टैबलेट सुबह शाम दे देंगे तो क्या होगा इससे, जबकि ये कम से कम 4-4 टैबलेट्स, कांचनार गुग्गलो की गोलियां, टैबलेट्स 4-4 टैबलेट 3 बार देनी पड़ेगी, यानी रोज़ का कम से कम 9-10 ग्राम आपको ये खिलाना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। तो दूसरा क्या हो सकता है कि हमने क्या किया कि एक दवाई बनाई, उसमें हमने गुग्गलो डाला, ब्राह्मी डाली, गंडीर डाल दिया और रक्त मरीच डाली, तो एक टैबलेट बना दी थायरिन। तो ये थायरिन टैबलेट है, एक सुबह एक दोपहर एक शाम शुरुआत में दे सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि एक भल्लातक है, तो भल्लातक को भी आप दे सकते हैं, भल्लातक घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। ये हो गया थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयाँ। ओके, कुछ और भी होती हैं लेकिन यही आमतौर पर दी जाती हैं। अब अगर पेशेंट का एंटी टीपीओ टीजी बढ़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, साथ में इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाई देनी है जिससे कि जो इम्यून सिस्टम खराब हुआ है वो धीरे धीरे शांत हो जाए और थायराइड में डैमेज कम करे। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन नंबर 1 की दवाई जो है वो भल्लातक है, जो मैंने उधर भी बोली है। तो भल्लातक 2 काम करती है, थायराइड को स्टिमुलेट भी करती है, और अगर इम्यून सिस्टम खराब हो गया है यानी ऑटोइम्यून प्रोसेस हो गया तो उसको धीरे धीरे मॉड्यूलेट भी करती है, शांत भी करती है, ठीक है। नंबर 2 दवाई जो है ना वो है अश्वगंधा। नंबर 3 दवाई है मधुयष्टि। नंबर 4 दवाई है गुडुचि। नंबर 5 की जो दवाई है वो है तुलसी। तो इनमें से कोई 1, 2, 3 आप दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आम तौर पर
एक दवाई हम लोग बनाते हैं भल्लातक, गुगलू और चित्रक भी देते हैं। तो इनको मिला के एक रेवप्लाक टैबलेट देते हैं। तो अब हमारा जो काम करने का तरीका है बता देते हैं। अगर तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है लेकिन एंटी टीपीओ एंटी टीजी नहीं बढ़े हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग दे देंगे थायरिन टैबलेट, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, और इसके साथ दे देंगे भल्लातक घन टैबलेट, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, और कांचनार घन टैबलेट दे देंगे, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। ये एक नॉर्मल रूटीन में हो गया। लेकिन अगर एंटी टीपीओ एंटी टीजी बढ़े हुए हैं, यानी ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, थायरिन तो एक एक टैबलेट 3 बार देंगे ही देंगे, लेकिन भल्लातक घन टैबलेट को 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं, या उससे बनी हुई रेवप्लाक टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं। ये हो गया। और कांचनार घन टैबलेट को हम लोग फिर 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं, तो डोज ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अच्छा तब लगता है जब कई बार 1000 से भी ज़्यादा बढ़ गया होता है ना एंटी टीपीओ और इसके लगभग एंटी टीजी, और धीरे धीरे जब आप हर महीने टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, तो जब आपको लगने लगता है कि एंटी टीपीओ कम हो रहा है, एंटी टीजी कम हो रहा है, टीएसएच जो बढ़ गया था वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आते हैं, और अगर T3 T4 कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। पेशेंट भी आपको बोलता है कि मुझे अब पहले से अच्छा लगता है, नींद कम आती है, मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, यानी मुझे ऊर्जा महसूस होती है, एनर्जी और स्फूर्ति आ गई है, और बाकी चीज़ें भी, भूख अच्छी लगने लगी है, वज़न धीरे धीरे कम होने लगा है। तो ये सारा कुछ जब होने लगता है, और महिलाओं में पीरियड्स भी धीरे धीरे, ब्लीडिंग कम होने लगती है, तो फिर इनकरेजमेंट मिलती है। सो फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर ये सेशन मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि छोटा होगा, लेकिन लंबा हो गया, शायद इसलिए कि इसमें समझाने में मुझे ज़्यादा समय लग गया। और मैं चाहता था कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं और कई बार आम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो वो लोग मुझे कई बार बोलते हैं, सर आप कभी कभी टेक्निकल बोल जाते हैं, तो इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी व्यक्ति को हुई है तो वो भी इस दृष्टि से देखेगा और अपने डॉक्टर से बात करेगा। और अगर आप डॉक्टर हैं तब तो आपको इस दृष्टिकोण से देखना ही पड़ेगा, इसके आधार पे आपको अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म इसलिए होती है कि आयोडीन कम खाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आयोडाइज्ड साल्ट मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो बस ये हो गया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा, और इससे जुड़े अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। सेशन पूरा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, संगी साथियों का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए।